नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फिक्की, CII और PHDCCI के तहत के साथ मिलकर किसानों के लाभ के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप की क्षमताओं को उजागर करना विषय पर एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का किया आयोजन। भारत में एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा करना था कॉन्क्लेव का उद्देश्य। कृषि सचिव ने कृषि स्टार्टअप से जुड़ी समस्याओं के निदान केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कन्याकुमारी के थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा तरण का किया शुभारंभ। कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थुत्तुकुडी और रामनाथपुरम के मछुआरों को होगा लाभ। तमिलनाडु के 4 तटीय इलाके भी लिए कोयम्बटूर में वस्त्र सलाहकार समूह के साथ की बैठक। कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की कर रहा है मेजबानी और जल्द ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कस्तूरी कॉटन की ब्रांडिंग की होगी शुरुआत। ग्रामीण युवाओं में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के मकसद से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच हुआ अहम समझौता। हर साल ITI और जन शिक्षण संस्था और अब समाचार विस्तार से। देश के कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है और इसी क्रम में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजधानी नई दिल्ली में किसानों के लाभ के लिए कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की क्षमताओं को उजागर करने से संबंधित एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें बोलते हुए केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कृषि से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। देखते हैं OP यादव की यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में निरंतर प्रयास को राष्ट्रीय और वैश्विक मानचित्र में कृषि क्षेत्र में उद्यमशील राष्ट्र बनाया जाए। सरकार ने इस क्षेत्र में बड़ी नीतिगत पहल करते हुए कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मार्गदर्शन के लिए सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि कृषि से जुड़ी समस्याएं लोकल हैं, लेकिन इसके निदान के लिए हमें ग्लोबली सोचने की जरूरत है। Our challenges are unique and I think our solutions also have to be unique in the sense that our problems are local, but what the startup or agri startup, tech startup and other innovations can bring, I'm looking for global solutions to our problems. कार्यक्रम में बोलते हुए फिक्की टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर के चेयरमैन हेमेंद्र कुमार ने कहा कि किसानों को तकनीक का फायदा दिलाने के लिए डिजिटल डाटाबेस बनाने की जरूरत है। My request is, can we build some sort of a database directory which can list all the startup in the country, the solution, the geographies they are operating in, the value chain they are working in, and sort of make sure that it is updated regularly. किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए PHDCCI के न्यू एज बिजनेस कमेटी के को चेयर नितिन जैन ने कहा कि कृषि क्षेत्र में AI के साथ तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा। हम जो देख रहे हैं AI का जो जनरेटिव AI का जो निर्माण हो रहा है, जनरेटिव AI जो जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अल्टीमेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अवसर पर CII टास्क फोर्स ऑन एग्रीटेक जतिन सिंह ने कहा कि किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए हमें फसल उगाने से लेकर बेचने तक की चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। Put that scenario into every productive effort in agriculture, from growing to packing to selling to prices to inflation, you have a problem. I think that all of us together over a period of time, it's going to take a serious amount of time, are going to solve these problems. कार्यक्रम में भाग लेने आए कृषि स्टार्टअप उद्यमियों ने भी अपने विचार रखे। तो अभी जो ये
पीपीपी मोड में बात कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा है एंड ऑल द स्पीकर्स देव टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप्स। वी नीड ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स, गवर्नमेंट टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू फार्मर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ की। बट ये तभी सक्सेसफुल होंगे अगर फार्मर उस चीज को समझता है। फार्मर हमारी लैंग्वेज को समझता है। हम कहते हैं अब ये सीड लगाओ, ये क्रॉप करो, ये चाहिए। मेरा जितना स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं उनसे एक ही निवेदन है, 10 चीजों पे हाथ मत लगाएं, एक चीज को पकड़िए, उसी पे स्पेशलाइजेशन करिए और उसको आगे बढ़ाइए। खूब बड़ी मार्केट है, खूब बड़ी डिमांड है और खूब ही रिक्वायरमेंट है। इस आयोजन के सूत्रधार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार ने कहा कि अलग अलग सत्रों में आयोजित चर्चा का मकसद इंडस्ट्री के सहयोग से कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है। Besides these 4 breakout sessions, we are also going to have 2 technical sessions. Policy support towards strengthening the agri ecosystem, and there will be 1 session from PhD CCI on agri-tech innovations and the role of social networks in corruption. गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल से कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली में ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जो काफी सफल रहा। किसानों के लाभ के लिए कृषि प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप की क्षमता को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का राजधानी नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के जरिए एक और जहां कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स के विचार और आइडियाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए नए आइडियाज पर काम करने का एक समन्वित प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ DOF सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी के साथ सागर परिक्रमा के 8वें चरण के नेतृत्व किया। सागर परिक्रमा कार्यक्रम के 8वें चरण का शुभारंभ मछुआरों और महिलाओं द्वारा रुपाला के गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ हुआ और फिर ये तिरुवनंतपुरम जिले में मछली पकड़ने के मुथलापोजी बंदरगाह और विजिजम बंदरगाह तक आगे बढ़ा। रुपाला ने मछुआरों के जीवन और आजीविका के तौर तरीके जानने के लिए उनसे बातचीत की। इस दौरान खुलकर चर्चा भी हुई, जिसमें मछुआरों ने अपने अनुभवों, चुनौतियों और आकांक्षाओं के बारे में बताया। रुपाला ने मुथलापोजी ब्रेक वाटर संरचना के बारे में चर्चा की और इस डिजाइन पर विचार विमर्श किया, जिसका PMMSY पहल के अंतर्गत जरूरी सुधार उपायों को लागू करने के लिए पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजाद हिंदुस्तान में पहली बार भारत माता के इस कोस्टल एरिया का महत्व समझा, फिशरमैनों का महत्व समझा, फिशरीज सेक्टर का महत्व समझा, इसकी इकोनॉमी को समझा और इसके चलते उन्होंने ये फिशरीज सेक्टर को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया। वो मोदी जी ने लिया और ये मेरा सौभाग्य है कि उस विभाग में काम करने का मुझे अवसर मिला, ताकि आपके सामने फिशरीज मिनिस्टर खड़ा है। आज से 5 साल पहले फिशरीज मिनिस्टर नहीं होता था, चार्ज होता था, वो एग्रीकल्चर का हिस्सा होता था। और मुरुगन जी बता रहे थे कि इसमें कितना बड़ा बजट आवंटित करने का भी प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है। तो नया मंत्रालय बनने के बाद, मंत्रालय भी नया है, मोदी जी ने इनके लिए सहायता देने का प्रयास किया है। आप सबको जानकारी होगी कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी ने इस साल भी हमको और 6000 करोड़ रुपए दिए इसी विभाग के लिए। तो इन सारी चीजों को सही में इस्तेमाल करना हो तो हमें आपसे बातचीत करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ये प्रवास के लिए नहीं आया, ये घूमने के लिए मैं नहीं आया, मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया, आपकी बात सुनने के लिए आया, आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए आया।
केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कपास मूल्य श्रृंखला के लिए की गई पहलों की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को कोयम्बटूर में वस्त्र सलाहकार समूह के साथ 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर वस्त्र और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना वी जरदोश के साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गोयल ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए उद्योग और व्यापार जगत के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक 2 से 5 दिसंबर 2023 तक मुंबई में कपास मूल्य श्रृंखला वैश्विक समृद्धि के लिए स्थानीय नवाचार विषय पर आयोजित की जाएगी और इसमें 26 सदस्य देशों के 300 विदेशी प्रतिनिधि सहित लगभग 400 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है और इसके अलावा कस्तूरी कपास से बने उत्पादों का प्रदर्शन करने और सर्वोत्तम टिकाऊ पद्धतियां प्रदर्शित करने का भी प्रस्ताव है। गोयल ने कस्तूरी कॉटन इंडिया की ट्रेसेबिलिटी प्रमाण और ब्रांडिंग के संबंध में भी परियोजना की प्रगति का आकलन किया और इस बात की सराहना की कि प्रीमियम भारतीय कॉटन की ब्रांडिंग से संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला का महत्व काफी बढ़ जाएगा। राज्य मंत्री दर्शना वी जरदोश ने कपास मूल्य श्रृंखला के सभी हितधारकों से टिकाऊ उत्पादन विधियों को अपनाकर और मूल्य सुनिश्चित करके कपास में सर्वोच्च वर्चस्व हासिल करने के लिए एकजुट होकर व्यवस्थित रूप से काम करने की अपील की ताकि किसानों को होने वाला लाभ बढ़ाया जा सके। मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने ICAR CMF RI विजिडम क्षेत्रीय केंद्र का दौरा किया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में समुद्री मछली हैचरी का भी दौरा किया और वहां वैज्ञानिकों और मछली किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने नेशनल ब्रूट बैंक ऑफ सिल्वर पम्पानो, समुद्री सजावटी और लाइव फील्ड कल्चर यूनिट और बाई वाल्व हैचरी का दौरा किया। डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने सागरिका समुद्री अनुसंधान मछली घर का भी दौरा किया। डॉक्टर लिखी ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने मसल्स हैचरी के तटीय जल में स्थानीय उत्पादन के प्रस्ताव पर कहा कि इस महत्वपूर्ण काम को शुरू किया जाना है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्र के युवाओं में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के मकसद से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एक अहम समझौता हुआ है और इसके तहत हर साल ITI और जन शिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित 40,000 युवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए अप्रेंटिसशिप मुहैया कराया जाएगा। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में इससे संबंधित MOU पर हस्ताक्षर हुआ। राजीव चंद्रशेखर ने इस मौके पर कहा कि इस महत्वपूर्ण समझौते से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्राइम मिनिस्टर का जो डिजिटल इंडिया का विजन है, दूर तक जो जहाँ पर इंटरनेट कम मिलता हो, जो जिनको इंटरनेट का यूज़ के बारे में कम नॉलेज हो, CAC ही ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल इंडिया का जो प्रावधान है, पावर है, एम्पावरमेंट का जो उसका सिलसिला है वो दूर तक लेकर जाए। तो CAC जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अहम काम कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन को इम्प्लीमेंट करने में, और स्किल इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट और रोजगार, नया भारत, नया स्किल्स, नए रोजगार का जो एक उनका विजन है उसको इम्प्लीमेंट में करने लगे हुए हैं। उन दोनों का आज एक पार्टनरशिप जिससे हमारे युवा पीढ़ी को ही फायदा होगा। जिस तरह से दुनिया घटते जल संसाधनों के प्रबंध की चुनौतियों से जूझ रही है और इसी वजह से भारत सरकार के प्रयास और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण पहलों में से एक अमृत 2.0 मिशन है, जिसका विशिष्ट लक्ष्य उपयोगी जल निकायों को संरक्षित करना और चक्रीय जल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन शहरी नियोजन रणनीतियों में सुधार करते हुए जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और पानी की बर्बादी को कम करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। ये नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की बेहतरी को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों के निरंतर उपयोग पर जोर देता है। जल स्रोतों का प्रबंध और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ओडिशा के मेमर्स बारीफ्लो
लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम का विकास और व्यवसायीकरण तमारा नामक परियोजना को समर्थन दे रहा है। बोर्ड ने इस परियोजना के लिए कुल परियोजना लागत 150 लाख रुपए में से 89 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति की है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर थम गया है, जिसके चलते आसमान साफ होने लगा है और पूरे प्रदेश में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को प्रदेश के 28 शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया और इनमें से सर्वाधिक 36.4 डिग्री तापमान सीधी में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3-4 दिन तक वर्षा होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में मानसून पर ब्रेक लग गया है। बारिश का दौर थमने के कारण किसान चिंतित होने लगे हैं। खरीफ के प्रमुख धान और सोयाबीन की फसलों के सूखने की आशंका बढ़ गई है। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में इस सीजन में 1 जून से अब तक कुल 661.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा की तुलना में 14% कम है। प्रदेश के 23 जिलों में सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है। वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ अशफाक हुसैन ने बताया है कि वर्तमान में प्रदेश के उत्तरी भाग के मध्य में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना है, लेकिन इसका विशेष प्रभाव होने की संभावना नहीं है। मॉनसून ब्रेक की स्थिति 3-4 सितंबर तक बनी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि वर्षा का सिलसिला थमने से मौसम साफ होने लगा है। आसमान साफ होने के कारण सुबह से ही धूप निकलने लगी है और इस वजह से दिन का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि बादल छटने के कारण अब रात के तापमान में कुछ गिरावट भी हो सकती है। 4 सितंबर के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा होने के आसार हैं। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को नई सड़क मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत उधमपुर में पहली सड़क बनाई गई है। इस योजना के तहत बनाई गई पहली सड़क से वहां के लोग बहुत खुश हैं। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। पंजाब की दोराहा मंडी में 329 रुपए की भारी कमजोरी दर्ज की गई। एगमार्टनेट के मुताबिक यहां 30 अगस्त को टमाटर का भाव 3,787 रुपए रहा, जो 31 अगस्त को 3,458 रुपए पर आ गया। हरियाणा की गोहाना मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखी गई। यहां 30 अगस्त को टमाटर का भाव 3,200 रुपए था। 31 अगस्त को इसके सौदे 200 रुपए गिरकर 3,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 30 अगस्त को टमाटर का भाव 3,540 रुपए था, जो 31 अगस्त को 280 रुपए घटकर 3,260 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहां 30 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए। 31 अगस्त को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 3,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे स्थिरता के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में नरमी देखने को मिली। एगमार्टनेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 30 अगस्त को धान का भाव रहा 2,200 रुपए।
31 अगस्त को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2200 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की संबलपुर मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 30 और 31 अगस्त को धान का भाव 1500 रुपए पर टिका रहा। तेलंगाना की सुल्तानाबाद मंडी में 30 अगस्त को धान का भाव था 2060 रुपए। 31 अगस्त को इसमें कोई अंतर नजर नहीं आया और भाव 2060 रुपए क्विंटल पर बना रहा। उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर मंडी में धान के भाव में नरमी देखने को मिली। 30 अगस्त को यहां धान का भाव रहा 1640 रुपए। 31 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए नरम होकर 1630 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के किसान तैयार सब्जियों की तुड़ाई कर लें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान धान फसल की लगातार निगरानी करते रहें। किसी भी प्रकार के कीट दिखने पर विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं उत्तराखंड में अरहर फसल से खरपतवार निकाल लें। साथ ही जरूरत के हिसाब से फसल में यूरिया का छिड़काव करें। उत्तराखंड के किसान अभी के समय तोरिया की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ के किसान पालक की अगेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। पालक की बुआई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में करें। साथ ही मिट्टी की नमी का भी विशेष ख्याल रखें। उत्तराखंड के किसान बैंगन की तुड़ाई करते रहें। साथ ही खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ के किसान खीरे की फसल से खरपतवार निकाल लें। साथ ही जरूरत के हिसाब से फसल में सिंचाई करें। यहाँ के किसान शिमला मिर्च फसल की निगरानी करते रहें। वहीं हिमाचल के किसान मूंगफली फसल की उचित देखभाल करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग लगने की आशंका बनी हुई है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर ही कीटनाशकों का प्रयोग करें। खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में महेंद्रगिरी युद्धपोत देश को समर्पित किया। ये प्रोजेक्ट 17 श्रेणियों के युद्धपोतों की श्रृंखला का युद्धपोत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसैनिक धरोहर के साथ स्वदेशी रक्षा क्षमता से निर्मित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय करने को मंजूरी दे दी है। 14 अगस्त को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय PMML सोसाइटी करने पर सहमति बनी है। 1995 में 2 लोगों के मर्डर केस में RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा है कि सरकार ने समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी, संसद में भी चर्चा होगी। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्टी मुख्यालय में अखिल भारतीय संवाद केंद्र को लेकर हुई कार्यशाला में शिरकत की। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर त्रिशूल नाम से प्रमुख प्रशिक्षण अभ्यास करेगी, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र में 4 से 14 सितंबर तक चलने वाला है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक चली। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। शिखर सम्मेलन से जुड़ी तैयारियों के चलते राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए 1 से 10 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य हरियाणा को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। चंद्रयान 3 सैटेलाइट के विक्रम लैंडर के कैमरे ने रोवर से मुड़ने का वीडियो कैद किया है। इसरो ने यह वीडियो शेयर करते हुए अपनी खुशी जताई है। इसरो ने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा है कि ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां कर रहा हो और मां स्नेहपूर्वक देख रही है। और आज से केंद्र सरकार ने ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी है। इस योजना के जरिए लोग मोबाइल ऐप पर अपना बिल अपलोड करके 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नकद इनाम जीत सकते हैं। और पहली बार रेलवे की ओर से किसी महिला को अध्यक्ष और CEO का पद नियुक्त किया गया है। 105 साल के इतिहास में जया वर्मा सिन्हा रेलवे में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।